Hello friends, today's video we are going to learn about a chapter called The Human Eye and the Colorful World from 10th Standard Science with reference to NCERT. So let's start with our introduction of this chapter. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, ह्यूमन आई जो होता है वो क्या करता है, वो लाइट को यूज़ करता है और जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं अपने आसपास के। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं कुछ चीज़ें। देखिए फ्रेंड, जो सेंस ऑर्गन होता है, ओके, सेंस ऑर्गन जो होता है वो हमें हेल्प करता है। यानी ह्यूमन आई क्या है, एक सेंस ऑर्गन है, वो हमें हेल्प करता है देखने के लिए। यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आसपास होते हैं उनको देखने के लिए हेल्प करता है। और ये कहाँ लोकेटेड होता है, हमारे आई सॉकेट में। और जो आई सॉकेट होता है वो स्कल में लोकेटेड होता है। डायमीटर जो होता है हमारे आई बॉल का वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। और पार्ट ऑफ ह्यूमन आई जो होता है वो कुछ देख लेते हैं। हमारे पार्ट ऑफ ह्यूमन आई क्या है, जैसे कॉर्निया है हमारा, ये एक आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारे आई का, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, यानी ज़्यादातर लाइट्स का रिफ्रैक्शन कराने में हेल्प करता है। यानी एक सरफेस प्रोवाइड करता है रिफ्रैक्शन के लिए। और जो लेंस होता है उसी के थ्रू रिफ्रैक्शन हो पाता है। लाइट रेज बैंड करती है और आपस में फिर मिलती है और एक ऑब्जेक्ट फॉर्म करती है। तो इट कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, जो कि प्रोवाइड करती है फोकस रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। यानी इमेज हमारी रेटिना पे फॉर्म होती है। और किस तरह की इमेज होती है, रियल होती है, ओके, और इन्वर्टेड होती है, उल्टी इमेज होती है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये कन्वर्ज करता है लाइट को कहाँ पे, रेटिना पे। अब आइरिस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होती है, डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम होती है। क्या करती है ये हमारी साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ओके, प्यूपिल क्या होता है, ये हमारी विंडो ऑफ द आई होती है और ये हमें सेंट्रल अपर्चर होती है हमारी इन आइरिस। अपर्चर मतलब होती है एक होल सी होती है, ठीक है, जो एक सेंटर में लोकेटेड होती है। और क्या करती है, बहुत सारी लाइट रेज को एंटर, यानी एक रेगुलेटेड मैनर में एंटर करवाती है। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंड एंटरिंग द आई, हमारे आई में कंट्रोल अमाउंट में लाइट रेज को एंटर कराने में हेल्प करती है। रेटिना क्या होती है, इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, बहुत कमज़ोर होती है, और हैविंग एन एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। हमारे रेटिना में बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है जो क्या करती है, लाइट को सेंस करने में हेल्प करती है। और जो लाइट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी डिटेक्ट करती है और हमें देखने में हेल्प होता है। हम ऑब्जेक्ट को फिर देख पाते हैं उस लाइट को सेंस करके। फार पॉइंट जो होता है हमारे आई का क्या होता है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है जिस पर हम देख सकते हैं, यानी हम मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक देख सकते हैं, वो चीज़ हमारी आई की फार पॉइंट हो जाती है। और कैन बी क्लियरली इन फार पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियरली देखा जा सकता है वहाँ तक, उस डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। और नॉर्मल अडल्ट की जो रेंज होती है ये इन्फिनिटी पे होती है। नियर पॉइंट जो होता है हमारा, नियरेस्ट पॉइंट आई का, वो फिक्स्ड होता है, वो भी हम आगे देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो हमारा नियर पॉइंट होता है आई का, जिसे हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विज़न भी कहते हैं, तो ये होती है मिनिमम डिस्टेंस होती है ये, जिस पर हम देख सकते हैं और काफ़ी इजीली देख पाएंगे। और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी कम हम डिस्टेंस कर देंगे उससे, उस डिस्टेंस से थोड़ा सा भी कम अगर डिस्टेंस हो जाएगा तो हमारी आई उसको कंफर्टेबली देख नहीं पाएगी। तो मोस्टली डिस्टेंटली विदाउट स्ट्रेन। तो फॉर अ नॉर्मल अडल्ट आई ये जो रेंज होती है 25 सेंटीमीटर होती है। और रेंज ऑफ ह्यूमन विज़न जो होती है वो 25 टू इन्फिनिटी होती है। ओके,
रेंज स्टार्टिंग हमारी इस रेंज तक हम देख पाते हैं, इससे पीछे नहीं देख पाएंगे। अगर 24 भी हो जाएगी तो नहीं देख पाएंगे, और 24.9 भी होगी तब भी शायद हमें थोड़ा सा धुंधला धुंधला ही दिखेगा। और इसके आगे इन्फिनिटी यानी जितने अगर 25.1 भी है तो हम देख पाएंगे। अकोमोडेशन क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। यानी जो हमारी आई लेंस होती है वो लाइट के अमाउंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती रहती है, फोकल लेंथ उसकी एडजस्ट होती रहती है। इसी चीज़ को हम अकोमोडेशन कहते हैं, और इससे हमें हेल्प होता है ऑब्जेक्ट को एकदम फोकस्ड होकर देखने में हेल्प होता है। हम ऑब्जेक्ट को एकदम क्लियरली देख पाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। फोकल लेंथ कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल। सिलेरी मसल क्या करती है, हमारी जो फोकल लेंथ होती है आई की वो छोटा बड़ा करने में हेल्प करती है। कैसे? सिलेरी मसल क्या करती है, जब रिलैक्स्ड हो जाती है तो लेंस जो हो जाता है वो थिक हो जाता है, तो थोड़ा सा लेंथ जो होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा। और फोकल लेंथ जो होता है ये थिन हो जाती है, मतलब थिन पतली से हो जाती होगी, तो उस वक्त क्या होता है कि फोकल लेंथ जो होता है इंक्रीज कर जाता है। और जब उल्टा हो जाता है इसका, सिलेरी मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है, तो लेंस क्या होती है, थिक हो जाती है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। ये कुछ इमेज हमने बनाया है, इसमें लोकेशन दे रखी है, डिफरेंट पार्ट जो हमारे आई की है उन सभी की लोकेशन दे रखी है। आई लेंस हमारा कहाँ होता है, आइरिस कहाँ होता है, कॉर्निया कहाँ होता है, प्यूपिल कहाँ होता है, एक्वस ह्यूमर ये भी एक लिक्विड सा होता है, ये हेल्प करता है अगर हमारे आँखों में कोई छोटा सा पार्टिकल हो गया, काफ़ी छोटा पार्टिकल ही होता है वो, या हमारे आँखों की जो ऊपर की आईब्रोज के बाल होते हैं वो कई बार आँखों में चले जाते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, तो एक्वस ह्यूमर के थ्रू थोड़ा सा गीला होकर बाहर आ जाता है, यानी वो छोटे छोटे कचड़े को प्योरीफाई करके बाहर निकालने में हेल्प करता है, हमारे आई को बाहरी डस्ट से प्रोटेक्ट करता है। सस्पेंसरी लिगामेंट ये सब ऐसे ही पार्ट्स होते हैं हमारे आइज़ के। विट्रस ह्यूमर ये हमारे इस पार्ट में होता है, आई लेंस के पीछे होता है। सिलेरी मसल ये हमारे ऊपर होता है, ये हमारे लेंस को छोटा बड़ा करने में हेल्प करता है। रेटिना यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे जब इमेज फॉर्म होगा तो हमें दिखेगा नहीं। और ऑप्टिकल नर्व ये हमें लाइट को सेंस करने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक नर्व होती है जो हमें लाइट को सेंस करने में हेल्प करती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई तो हमने देख लिया। अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होता है और इसके करेक्शन क्या हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मायोपिया जो होता है नियरेस्ट साइटनेस होती है। अब मायोपिक पर्सन जो होता है वो देख सकता है क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएगा वो, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा, इसीलिए हम इसको नियर साइटनेस कहते हैं। यानी नज़दीक का ये दोष हो जाता है, यानी हम नज़दीक की चीज़ों को देख पाएंगे लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। और ये कई बार इसलिए हो जाता है कि हम ज़्यादातर चीज़ों को पास से देखते हैं। हमें दूर से दिख रहा होता है तब भी हम उसको ज़्यादा पास से देखने लग जाते हैं, तो उससे हमें ये प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। इमेज जो होता है फॉर्म होता है फ्रंट ऑफ रेटिना, जो हमने आपको बता रखा है। नेक्स्ट देखिए, कॉज ऑफ मायोपिया क्या हो सकता है। एक्सीज कर्वेचर ऑफ आई, कर्वेचर मतलब जब ज़्यादा थिक हो जाता है हमारा आई लेंस, ओके। और एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का ज़्यादा एलोंगेट हो जाती है, ओके। करेक्शन कैसे हो सकता है, यूज़ ऑफ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्या करेगा, थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करेगा, ओके, और थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करके थोड़ा सा उसको पास इमेज बनाएगा उसकी। क्या होता है कि जब इमेज थोड़ी सी पास होती है तो वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही दूर बन रही होती है, और जब इमेज थोड़ा सा और दूर जाती है तो वो और दूर बन जाती है इमेज, बहुत दूर बन जाती है, रेटिना पे इमेज नहीं बन रही होती है, या रेटिना से पीछे ही बन रही होती है। इस इमेज में अभी देख लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स,
इन एन मायोपिक आई क्या होता है, इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो दूर की ऑब्जेक्ट होती है वो फॉर्म्ड होती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो रही है, नॉट ऑन द रेटिना, यानी रेटिना पे फॉर्म नहीं हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म होती है रेटिना के सामने। अब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा दूर है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रही है, यानी रेटिना से पीछे होते जाती है, और दूर होगी तो और पीछे होते जाएगी। लेकिन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आती है तो रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है, यानी पास का तो इमेज बन जाता है, दूर का इमेज नहीं बन पाता रेटिना पे, है ना। इसीलिए उसको पास का दिख रहा होता है, दूर का नहीं दिख रहा होता है। इमेज जो होती है वो रेटिना पे फॉर्म होना ज़रूरी है अगर हमें आँखों से देखना है उस चीज़ को। तो द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई जो होता है वो बहुत कम होता है, 25 से कम हो जाता है। जनरली जो 25 होता है वो मायोपिक आई का नहीं होता फार पॉइंट, ओके। इसीलिए उनको बहुत पास पास देखना पड़ता है ऑब्जेक्ट्स को। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, फार पॉइंट ऑफ द आई जो होता है, अगर यहाँ हम देखें, इमेज इज फॉर्म्ड इन द रेटिना। करेक्शन कैसे किया जाता है, द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है, थोड़ा सा डाइवर्ट करती है, ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्ट करती है, अब पीछे की ओर इमेज थोड़ा बनाती है। अब इमेज जो बन रही थी दूर, है ना, इमेज सॉरी, जो ऑब्जेक्ट अब दूर था इतना, वही ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन गया। अब इस इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा ये लेंस, है ना। अब इस ऑब्जेक्ट से जो, यानी इस इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा यहाँ पे। अब यहाँ से जो रेज जा रही होंगी, ओके, वो आगे जाके इस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू काफ़ी हद तक रेटिना पे मीट हो जाएगी, यानी काफ़ी इजीली रेटिना पर बन जाएगी, ओके। तो इससे काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है हमें इमेज को क्लियरली देखने में, ओके, यानी इमेज का डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर देते हैं। इमेज को ही हम दोबारा फोकस करते हैं, एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है उसको उसकी इमेज को दोबारा फोकस किया जाता है, ओके। एक तरीके से जो ऑब्जेक्ट का, जैसे कि ऑब्जेक्ट होता है वहाँ से जो रेज आती है वो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू कन्वर्ज होकर रेटिना पर मीट होती है, लेकिन यहाँ पे इमेज को कंसिडर किया जाता है, ओके, दोबारा फोकस कराया जाता है इमेज को। तो वर्चुअल इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस फ्रंट ऑफ वर्चुअल इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ओके। तो कॉन्केव लेंस को यहाँ पे इसके वर्चुअल इमेज के पास रखा जाता है। कॉन्केव लेंस है तो उसका वर्चुअल ही होगा और वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा ऑब्जेक्ट एट अ फार पॉइंट एफ, ओके। इस फार पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगा मायोपिक का, और ये इमेज दोबारा फोकस्ड होगा। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने फॉर्म होता है, दोबारा ये इमेज यहाँ पे फोकस होता है। हाइपरमेट्रोपिया देखते हैं, ये है फार साइटनेस, यानी मायोपिया का एकदम अपोजिट केस है। अफेक्टेड पर्सन जो होता है वो क्या कर सकता है, वो दूर के इमेज को देख पाता है लेकिन पास के इमेज को नहीं देख पाता है, और जो नियर पॉइंट ऑफ आई है वो मूव अवे हो जाती है, ओके। यानी उसको अगर पास की इमेज को भी देखना है तो उसे दूर करके देखना पड़ता है, ओके। और इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, यानी उसका जो नियर पॉइंट है वो काफ़ी दूर हो जाता है, और काफ़ी दूर हो जाता है जब उसको पास का चीज़ अगर दूर करके ना देखे, तो वो पास का चीज़ अगर जब देखते हैं उसी पोजीशन पे तो वो इमेज काफ़ी पीछे बन जाती है,
ओके, क्योंकि उसका नियर पॉइंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर जाता है 25 से। एक नॉर्मल पोजीशन पे जब होता है नियर पॉइंट, यानी नॉर्मल डिस्टेंस होता है, तो उससे क्या होता है कि ना तो वो रेटिना के पीछे जाता है इमेज, ना तो रेटिना के आगे जाता है। लेकिन जब वो नियर पॉइंट थोड़ा सा आगे हो जाता है, थोड़ा सा पीछे हो जाता है, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम अराइज होता है। अब देखिए कॉज ऑफ हाइपोमेट्रोपिया क्या है, फोकल लेंथ वही है, फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बॉल बिकम्स टू स्मॉल, ओके। और यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज सूटेबल, पावर कैन बी करेक्ट द डिफेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ किया जाता है। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि कन्वर्ज करता है। अब कॉनकेव क्या करता है, थोड़ा सा इमेज को जो होता है दूर वाले इमेज को थोड़ा सा पास बनाता है, लेकिन इमेजिनरी बनाएगा वो, और फिर उसको दोबारा उसको फोकस्ड किया जाता है उस इमेज को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रियल इमेज को ही दोबारा फोकस्ड, उस इमेज को फिर दोबारा कन्वर्ज किया जाता है, यानी वो तो बहुत दूर बन रहा है इमेज, उसको थोड़ा पास लाया जाता है। अब वो कॉन्वेक्स के थ्रू ही हो सकता है। जो नॉर्मल आई होता है वो कुछ इस तरह होता है, यहाँ पे इमेज बन जाता है, यानी ये जो नियर पॉइंट है यहाँ पर देखेगा तो इमेज बन जाएगा। लेकिन जो मायोपिक हाइपरमेट्रोपिक आई जो होता है, हाइपरमेट्रोपिक आई जो होगा वो इमेज कहाँ बनाएगा, वो यहाँ बनाएगा, ठीक है। नॉर्मल आई कहाँ बना रहा था, यहाँ बना रहा था, ठीक है। और जो उसका नियर पॉइंट है, अगर वो नियर पॉइंट यहाँ है हाइपरमेट्रोपिक का, तो उसका इमेज यहाँ बनेगा। अगर वो नियर पॉइंट यहाँ है तब तो एकदम मस्त यहाँ बन जाएगा, है ना। तो यही फ़र्क होता है, थोड़ा सा फ़र्क भी पता होना चाहिए। ये डायग्राम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है। अब कैसा सही किया जाता है वो तो लिख ही दिया है, करेक्शन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब किया जाता है, अब यहाँ पे ये जो इमेज है इसको कन्वर्ज किया जाता है दोबारा। यहाँ पे जो इमेज होगी वो भी उतनी कन्वर्ज होगी जितनी यहाँ पे जो इमेज होगी वो। यहाँ पे ये वाली इमेज तो इतनी कन्वर्ज नहीं होती है, यानी इस तरह इसको सेटअप किया जाता है, इसको सेटअप इस तरह किया जाता है कि जितनी, यानी इतनी कन्वर्ज होगी कि रेटिना पे आकर मिल जाए, ओके। तो ये थोड़ी सी कन्वर्ज होती है, थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो कन्वर्ज होते होते रेटिना पे आ ही जाती है। अब प्रेसोपिया क्या होती है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया होती है। इसमें क्या होता है कि जो डिफेक्ट ऑफ विजन होता है ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन, यानी ये उम्र के साथ आता है, और ये सब जो हमने देखा है ये कुछ मिस्टेक्स के वजह से आता है। जैसे कि हम पास ज़्यादा इमेज को देख रहे होते हैं, हमें दूर से भी दिख रहा होता है वो इमेज, लेकिन हम ज़्यादा पास आके देखते हैं तो फिर हमें मायोपिया हो जाता है। ज़्यादा दूर करके देखेंगे तो हाइपरमेट्रोपिया आ जाता है ना। लेकिन ये उम्र के साथ आना ही आना है ना, कुछ उम्र के साथ ही आता है ये सब। और पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड क्लियरली, और ये क्यों होता है, ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी प्यूपिल की साइज अकोमोडेट नहीं हो पाती है, अपने आप एडजस्ट नहीं कर पाती अपने साइज को। और जो नियर पॉइंट ऑफ ओल्ड पर्सन होता है वो प्रेसोपिया का ग्रेजुअली रिसाइड और बिकम्स मच मोर देन 25, ठीक है, एक्सीड कर जाता है। और इसका रीज़न क्या होता है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ स्लेरी मसल, ठीक है, आई की मसल्स थोड़ी सी वीक हो जाती है, और डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है आई लेंस की। ये सब रीज़न होते हैं। करेक्शन क्या हो सकता है, यूज ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, a suitable power, sometime a person may suffer from both myopia and heterotopia, or such a people requires a bifocal lens, okay। अब बायोफोकल लेंस क्या करता है, दोनों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है।
काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस वक्त। एडवांटेज ऑफ बोथ आई इन फ्रंट ऑफ फेस, इसके क्या एडवांटेज होते हैं? तो इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इट एनहेंस द एबिलिटी ऑफ डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट, यानी धुंधले ऑब्जेक्ट को भी हम क्लियरली देख पाते हैं। इट प्रोवाइड्स 3 डायमेंशनल व्यू, ये 3 डायमेंशनल व्यू हमें प्रोवाइड कराता है। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड है, उसमें ये टर्म्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी वो टॉपिक क्लियरली समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। तो ये एक पिरामिडल पीस होता है, ओके, और ये ग्लास का होता है और 2 रेक्टेंगुलर बेस होते हैं इसके, ओके, और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। रेक्टेंगुलर ही होता है सब कुछ, लेकिन दिखने में लगेगा कि ये दिखने में हमें रेक्टेंगुलर नहीं लगेगा, यानी जब ये सारे पीसेस जैसे मिल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा त्रिभुज जैसा लगेगा। एक साइड से देखो तो रेक्टेंगल लगेगा, आई मीन ट्राइंगल जैसा लगेगा। और एंगल ऑफ प्रिज्म ये इम्पोर्टेंट रहता है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? बिटवीन 2 एडजस्टिंग लेटरल सरफेस, एंगल ऑफ प्रिज्म ये होता है 2 लेटरल सरफेस के बीच का एंगल, ओके। इसको जो थोड़ा सा अगर 3 डायमेंशन में समझोगे तो एक लेटरल सरफेस आगे की तरफ होगा, एक लेटरल सरफेस पीछे की तरफ होगा। जब दोनों जो एंगल बना रहे होंगे वो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। अब 3 डायमेंशन में तो समझाया जा सकता है, लेकिन एक पेज पे प्लेन फिगर पे समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। अब फ्रेंड्स देखिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इट इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ओके, और ये हमारी इमर्जेंट रे है जो बाहर की ओर आ रही होती है, ओके। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ओके। ये इमर्जेंट रे है, पीछे जाके इसको पीछे मिलाना पड़ता है, इसको भी ऐसे आगे की तरफ मिलाना होता है। अगर ये सीधी जाती तो ऐसे जाती है ना, और ये थोड़ा सा इतना डेविएट करे तो पीछे लाइन ले जाएंगे तो पता चल जाएगा कितना डेविएट हुई है। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। अब ये थोड़ा सा प्रिज्म से डिस्पर्जन किस तरह होता है ये देखना है। उससे पहले देखते हैं फ्रेंड्स डिस्पर्जन क्या होता है। वाइट लाइट जो होता है वो पास करता है जब ग्लास प्रिज्म से, तो ये क्या करता है 7 कलर्स में कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं इसके, जिससे ये बना होता है वाइट लाइट। ये हमें कैसे पता चलता है कि जब वाइट लाइट पास करता है तो वो स्प्लिट करता है एक्चुअली में, ये चीज़ हमें पता होती है। और जब कोई चीज़ स्प्लिट कर रही है तो मतलब वो उसी चीज़ से कॉन्स्टिट्यूएंट हुई है, यानी वो जो चीज़ें स्प्लिट होती है, यानी जितने कलर्स हमें दिखने को मिलते हैं, फिर इसका मतलब यही होता है कि वाइट लाइट जो है उन्हीं सब कलर से कॉन्स्टिट्यूएंट होकर बनी है। तो जो कलर्स है वो सारे कलर्स एक बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म करती है, और ये फिनोमेना जो होता है वो डिस्पर्जन कहलाता है। और ये फिनोमेना हमें बहुत बार देखने को मिलता है जब रेनबो बनता है, ओके, और अदर फिनोमेना भी हमने देखा है। स्पेक्ट्रम, बेसिकली स्पेक्ट्रम क्या होता है? द बैंड ऑफ 7 कलर को कहते हैं, और ये फॉर्म होता है डिस्पर्जन के थ्रू, जैसे हमें पता ही है। और लाइट जो होता है, लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। बैंड ऑफ 7 कलर ऑफ वाइट लाइट ड्यू टू डिस्पर्जन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब देखो एक्रोनिम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट दैट represent a sequential color in spectrum which is Vibgyor, and angle of deviation is, अगर एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है तो मतलब ये होगा कि वो उसकी वेवलेंथ काफ़ी कम है, ओके। और एंगल ऑफ डेविएशन कम है
कम डेविएट हो रही है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है ना, ये रिलेशन होता है। और ये जो वेबग्योर है ना, अल्फ़ाबेट को इस तरह इस सीरीज़ में लगाना, इसे एक्रोनिम कहते हैं। रेड इज़ द लीस्ट डेविएटेड कलर एज इट लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और इसी वजह से इसको हमें एज अ साइन, डेंजर का जो साइन है जिसको हमें जल्दी समझना होता है, ओके, जल्दी समझना इम्पोर्टेंट रहता है। अगर थोड़ा सा भी देरी होता है तो लेट हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेड लाइट को समझना जल्दी होता है, इसीलिए उसे हम यूज़ करते हैं डेंजर के साइन के थ्रू। और वॉयलेट जो होता है वो मोस्ट डेविएटेड, बहुत जल्दी डेविएट हो जाता है, तो इसमें फिर रिस्क रहता है कि वो ज़्यादा डेविएट अगर हो जाए, है ना, तो हमारी आंखों तक वो पहुँचेगी भी कि नहीं पहुँचेगी, है ना। अब मान लो अगर हम 4 तरीके की लाइट अगर जला दें, है ना, तो कुछ ही लाइट है जो हमारी आंखों तक पहुँचेगी। रेड लाइट ही जो होती है जो काफ़ी दूर से भी हमें दिख रही होती है। ये क्यों होता है? डेविएशन की वजह से होता है। जो ज़्यादा डेविएट करेगी वो हमें नहीं दिखेगी। जो कलर होता है, एज इट स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इज विजिबल स्पेक्ट्रम, ओके। अब यहाँ पे जो रेड है उसकी ज़्यादा वेवलेंथ होती है और जो सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। अब यहाँ पे क्या है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ। वॉयलेट का जो होता है सबसे कम होता है, ओके। तो ये चीज़ याद रखना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म किस तरह होता है? आइजैक न्यूटन जो है वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये प्रूव किया था कि सनलाइट जो होता है वो 7 कलर से बना होता है। अब ये कैसे प्रूव किया उन्होंने? जब डिस्पर्जन किया उन्होंने, ओके। He passed the sunlight through a glass prism to form a band of 7 color, okay. He tried to split the color. हेलो फ्रेंड्स, तो हम कहाँ पे थे कि he tried to split the color of future by putting the another prism ahead of the prism forming a spectrum, but he failed to obtain the more colors, okay. He formed a spectrum from a sunlight, यानी एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या कि उन्होंने, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पता किया कि जो कलर है वो स्प्लिट कर जाता है 7 कलर में। वाइट लाइट है ना, वो 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाता है, और ये प्लेस्ड इन आइडेंटिकल बट इन्वर्टेड, आइडेंटिकल थे और इनको इन्वर्टेड प्लेस किया गया फ्रंट ऑफ प्रिज्म और फॉर्मिंग स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। और जितने भी 7 कलर थे वो कंबाइन हो गए फिर बाद में, ओके। यानी एक भी अगर आउटर कलर होता, यानी बाहरी कलर होता, तो वो कंबाइन नहीं होता, लेकिन सारे के सारे कंबाइन हो गए। तो मतलब यही हुआ कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से बना हुआ है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया था ये चीज़। अब जो वाइट लाइट है इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? एनी लाइट दैट फॉर्म्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ अ सनलाइट इज रेफर्ड एज वाइट लाइट, यानी जो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाए वो वाइट लाइट कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ओके। तो व्हेन अ लाइट इज एंट्री obliquely from a denser medium to a rare medium and the angle of incidence exceed from the critical angle, the light reflect in a denser medium. This is called the internal reflection. फ्रेंड्स, समझ में तो नहीं आया होगा तो आपको समझाते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, जब डेंसर टू रेयर मीडियम में तो आता ही है, जब लाइट आती है डेंसर से रेयर मीडियम में तो थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर की ओर मूव करती है। अब ऐसे ही मान लो जब क्रिटिकल एंगल अगर होता है हमारा, एक क्रिटिकल एंगल हमारा ये है, ओके। तो लाइट रे आ रही है, ओके, ऐसे ही आ रही है।
और एक समय पे जो क्रिटिकल एंगल से बहुत ज़्यादा हो जा रही है ना, क्रिटिकल एंगल हमारा इतना है, इससे अगर यहाँ आ गई, यहाँ से आ रही है, ओके, तो ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाती है तो ये और ऊपर चली जाती है। ये जो हमारा रेयर यानी रिफ्लेक्टर रे है जो, वो डेंसर मीडियम में एंटर कर जाता है, और इंसिडेंट रे जो है वो भी डेंसर मीडियम से ही आ रहा होता है। तो दोनों एक ही मीडियम में जब हो जाती है, ओके, तो उस वक्त हम इस रिफ्लेक्शन को कहते हैं। फिर एक तरीके से ये रिफ्लेक्शन होती है, और इस रिफ्लेक्शन को हम इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ओके। यानी व्हाट इज द इंटरनल रिफ्लेक्शन? सो दैट इज अ टाइप ऑफ और a type of spatial reaction, I mean spatial reflection, okay। यानी internal reflection simply एक spatial type of reflection होता है, okay, जिसमें सेम मीडियम से लाइट रे आ रही होती है और सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ओके। अब देखिए कंडीशन क्या होता है यहाँ पे, नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट जो होती है वो शुड ऑब्लिक्यूली एंटर करना चाहिए, तभी कुछ बैंड ऑन होगा वो, और डेंसर टू रेयर होना चाहिए, ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, तभी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नहीं तो फिर इधर की तरफ होगी, वो इधर की तरफ होगी तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन फिर नहीं हो पाएगा। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस should exceed critical angle, and the light refract in denser medium, और डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है ना, तभी तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाएगा, ओके। डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होना है इसको। और क्रिटिकल एंगल जो होता है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल भी एक कंडीशन है, और ये भी देख लेते हैं होता क्या है। ये वो एंगल होता है जिस पर इंसिडेंट एंगल, यानी वो एंगल यानी कंडीशन होती है जहाँ पर, है ना, कंडीशन जब अचीव हो जाएगी तो वहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा उस स्पेशल एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और वो स्पेशल एंगल एक्चुअली में होता क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है, ये रेज आ रही है किसी एंगल पे आ रही है, ये रे आ रही है किसी एंगल पे आ रही है, लेकिन जब ये एंगल देखिए, the angle of incident for which the angle of refraction is 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, यानी लाइट रे आ रही है और 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो जाती है। जब 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो जाती है तो जो उस वक्त रिफ्रैक्टेड रे तो 90 डिग्री पे थी, लेकिन इंसिडेंट एंगल उस वक्त जो होता है जितने डिग्री पे होता है उस डिग्री को हम कहते हैं, उस एंगल को हम कहते हैं, डिग्री ऑफ एंगल को क्रिटिकल एंगल, ओके। जब वो इंसिडेंट एंगल किसी एंगल पे आ रही होती है और वो रिफ्रैक्ट हो जाती है 90 डिग्री पे, तो उस वक्त जो इंसिडेंट एंगल हो रहा होता है वो हमारा क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, उस स्पेशल केस में, ओके। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं रेनबो क्या होता है। इट इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है एक तरीके से, और रेनबो भी स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर है। इन द स्काई आफ्टर द रेनफॉल, रेन शॉवर यानी बारिश होने के बाद ही फॉर्म होता है। रेनबो जो होता है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, जब बारिश होता है और उसके बाद जब धूप निकल रही होती है, तो उसके अपोजिट जब जिस साइड सन अराइज होता है ना, सन जिस तरफ हमें दिख रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब हम देखते हैं तो हमें रेनबो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, है ना। ऐसा नहीं हमेशा दिखेगा, कभी कभी दिखता है। जब हमें मौसम एकदम साफ होता है ना, यानी वातावरण एकदम साफ हो जाता है और खुले इलाकों में जहाँ पे रिफ्रैक्शन होना पॉसिबल है, ये दिल्ली जैसे इलाकों में नहीं दिखेगा, पहाड़ी इलाकों में दिखते हैं ज़्यादातर। 3 फिनोमेना जो होता है जो इस रेनबो फॉर्मेशन के दौरान होता है,
जो कि है, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, पहला डिस्पर्जन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये सारी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें समझेंगे। देखिए सम वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो पानी में यानी आसपास के वातावरण में रह जाती है, और काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते। ओके, जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, एज अ ग्लास प्रिज्म बिहेव करते हैं। सेब तो ग्लास प्रिज्म जैसा नहीं होगा, लेकिन जो एबिलिटी ग्लास प्रिज्म के पास होती है वो इसके पास भी होती है। व्हेन लाइट एंटर द रेन ड्रॉप इट फर्स्ट रिफ्लेक्टेड एंड डिस्पर्स। जब डिस्पर्स होती है तो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है, और देन रिफ्लेक्ट इंटरनली एंड अगेन रिफ्रैक्ट एज इट सम out of the drop, and the 7 color reach the eye of the observer. तो जो 7 कलर है वो ऑब्जर्वर के आई के पास पहुंच जाती है, यानी आंखों के पास। देखिए लाइट रे है, ये हमारा सनलाइट है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है जो डिफरेंट डायरेक्शन में या इधर से देख रहा होगा। सनलाइट इधर है, सन इधर है, ऑब्जर्वर इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ से ये आती है, थोड़ा सा डिस्पर्जन होता है यहाँ पे। ओके, और थोड़ा सा फिर बैंड करती है। ओके, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ऊपर की ओर आती है। ओके, जिस मीडियम में आ रही होती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। ओके, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। थोड़ा सा दिखेगा नहीं, लेकिन डिटेल में एनालाइज करने पता चलता है ये सब चीज़। ओके, ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ओके फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन हो जाता है फिर यहाँ पे, यानी लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज अब क्या कर रही है, थोड़ा सा बैंड हो रही है, और रेनबो के जो कलर्स हैं वो ऑब्जर्वर के पास पहुँच जाती है। अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वो क्या होता है। द रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे होता है, अर्थ के डिफरेंट लेयर्स की वजह से होता है। apparent flickering of object placed behind a hot object। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हम खाना बना रहे होते हैं, तो जिसमें खाना बना रहे होते हैं वहाँ से धुआं उठ रहा होता है। अब वो जहाँ हम खाना बना रहे होते हैं उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसको अगर हम देख रहे होते हैं उस धुएं के पार, ओके, उस धुएं के थ्रू देख रहे होते हैं उस पीछे रखे हुए ऑब्जेक्ट को, यानी पीछे रखे हुए ऑब्जेक्ट को धुएं के दूसरे साइड से जब हम देख रहे होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा सा हिलता हुआ नज़र आता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, वहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट जो होती है, ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल पोजीशन है वो बार बार चेंज होती रहती है। अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है बनते रहता है। इससे हमें लग रहा होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे हमें दिख रही होती है, ठीक है। और यही फिनोमेना हमें स्टार्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और स्टार जब हॉरिजन पे होती है यानी थोड़ी सी नीचे होती है तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि थोड़ी सी ऊपर है वो, ठीक है, एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिख रहा होता है। तो हमें इतना एक्चुअल पोजीशन, उसका रियल पोजीशन इतना पता नहीं लगता है ना। हमें क्या पता है कि वो एक्चुअल पोजीशन है या रियल है, हमें तो आंखों से जैसा लगेगा वैसा ही फील भी होगा, है ना। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, ये क्या होता है, इसमें भी यही है कि कुछ जो लाइट्स जो होती है सनसेट की, जैसे सनसेट क्या है, वो भी एक, सन भी एक वाइट लाइट है ना। तो सन की कुछ वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। तो कुछ कलर ऐसे होते हैं जैसे कि रेड हो गया, तो शाम के समय रेड कलर हमें ज़्यादा दिख रहा होता है सन का, और सुबह के समय ब्लू कलर हमें ज़्यादा दिख रहा होता है, क्योंकि आसमान साफ़ होता है सुबह के समय, तो वो ज़्यादा डेविएट नहीं हो पाती। और रात के समय वो थोड़ा सा, यानी शाम के समय
रेड लाइट जो है वो ज़्यादा डेविएट होने के बावजूद भी हमारे आँखों के पास पहुँच जाती है। यही वजह होता है कि हमें सनसेट तो हो जाता है तब भी हमें थोड़ा बहुत दिख रहा होता है सन, क्योंकि हमें लाइट रेस डेविएट होकर भी हमारे पास पहुँच जाती है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ अपेरेंट फ्लैटरिंग सनराइज डिस्क, ये सब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सब चीज़ें हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द फायर और अ हॉट ऑब्जेक्ट अपीयर टू फ्लिकर व्हेन सीन थ्रू अ एयर। जब एयर के दूसरे साइड से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, बीच में हमारा एयर रहता है, हॉट एयर रहता है, तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हिलता डुलता नजर आता है। वो हिलता डुलता ऑब्जेक्ट एक्चुअली में नहीं हिल रहा होता है, वो हमारी इमेज जो है माइंड में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट पोजीशन पे फॉर्म हो रही होती है, जिससे हमारे दिमाग को लगता है कि वो ऑब्जेक्ट हिल रहा है। The air above the hot surface becomes hot and rises. The space is occupied by cool air. Refraction index of the hot air is less than the cool air. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हॉट एयर का कम होता है कूल एयर से, क्योंकि कूल एयर जो होता है उसके पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो वो किसी भी लाइट को ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, है ना, और हॉट एयर इतना रिफ्रैक्ट नहीं कर पाता। So the physical condition of the medium not constant due to changing the refractive index, and the light appear to come from the different direction, the result in fluctuation in the position of object. Okay, यानी जब जब हम कोई खाना वाना बना रहे हैं तो वहाँ से गर्म हवा निकल रही होती है, तो सबसे ऊपर जो होती है वो गर्म हवा होती है, नीचे होता है जो थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा होता है। ओके, तो जो ऊपर की पोजीशन हमें दिखेगी और नीचे की पोजीशन दिखेगी, दोनों डिफरेंट दिखेगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ऊपर के ऑब्जेक्ट के लिए, ऊपर के लाइट के लिए डिफरेंट होता है, नीचे के लिए डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट पोजीशन पे हमें ऑब्जेक्ट बनती हुई दिखाई देती है। ओके, जो स्टार्स होते हैं, स्टार ये हमें नियर हॉरिजन पे स्लाइटली हायर दिखते हैं एक्चुअल पोजीशन से। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर होते हैं। ओके, किसी लेयर पे हमें इमेज थोड़ा सा अपर बनता हुआ दिखता है, किसी लेयर पे हमें इमेज थोड़ा नीचे बनता हुआ दिखता है, और बहुत कम ऐसे लेयर होता है जहाँ पे हमें एक्चुअल पोजीशन दिखता है ना, हमें कोई भी लेयर पे एक्चुअल पोजीशन नहीं दिख पाती। ओके, ये कुछ ऐसा फिनोमिना होता है, एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन लाइट रेज हमें ज़्यादातर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे दिखता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर जनरली इंक्रीजेस करता है टॉप टू बॉटम, और सो दैट लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार नियर द होरिजन हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम, और इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, रेयर से डेंसर अगर बेंड करेगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, और स्टार अपीयर्स टू हायर। ओके, और एडवांस्ड सनराइज में क्या होता है, सन अपीयर्स अबाउट 2 minutes अर्लियर देन द एक्चुअल सनराइज, एंड सन रिमेन विजिबल फॉर अबाउट 2 minutes आफ्टर एक्चुअल सनराइज। इसमें क्या होता है, व्हेन सन इज बिलो द होरिजन रे, तो होता क्या है कि यहाँ पे फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम सन रेज बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, एज अ रिजल्ट सन अपीयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो सन क्या होता है, अपने ओरिजिन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर होता है। ओके, तो यानी सन की पोजीशन तो चेंज होती रहती है, तो जो उसका ओरिजिन पोजीशन होता है ना, जो उसका एक्चुअल पोजीशन होता है उससे थोड़ा ऊपर रह रहा होता है। ओके, और जो रे होती है वो उसको पास होना होता है रे से डेंसर की मीडियम में। जब रे से डेंसर की मीडियम में पास होगी तो हमें जो सन है वो थोड़ा सा पहले ही दिखाई देगा। ठीक है, और ऐसे ही जब डेंसर से रेयर
में पास होगी लाइट रेज सनसेट के दौरान, है ना, पृथ्वी से जा रही होती है सन के पास लाइट रेज, है ना, ऐसे ही होता है। तो डेंसर से रेज जब जा रही होती है तो हमें थोड़ा सा उसकी पोजीशन होती है ऊपर थोड़ी सी, है ना, सन हॉरिजन के पास होती है, लेकिन हमें थोड़ा सा हॉरिजन से थोड़ा और नीचे दिख रहा होता है, जिससे कि हमें पृथ्वी पर भी वो पोजीशन 2 मिनट के लिए एक्स्ट्रा दिख रहा होता है सनसेट के दौरान। एक्चुअली में वहाँ पर तो वो सनसेट हॉरिजन पे आ चुकी होती है, लेकिन थोड़ा सा हॉरिजन के नीचे भी हमें वो दिख रहा होता है, ऐसा कुछ हो रहा होता है हमें। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यहाँ पर भी ऐसे ही फिनोमिना है। स्टार्स जो होती है वो वेरी फार होती है, बहुत दूर होती है, और एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करती है, और बहुत सारी स्टार्स होती है, बहुत दूर दूर होती है, और जो फिज़िकल कंडीशन होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, वो कांस्टेंट नहीं होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। और लाइट फ्रॉम स्टार जो होती है वो हमें लग रही होती है डिफरेंट डायरेक्शन से आते हुए, जिसके वजह से जो फ्लक्चुएशन हमें दिख रहा होता है स्टार्स में, हमें पोजीशन हल्का हल्का चेंज होते हुए दिखता है। ज़्यादा पोजीशन चेंज होगी तो फिर वो हमें ट्विंकलिंग नहीं दिखाई देगा, ओके। और जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो जो कमिंग, जो बहुत दूर से आ रही होती है ना, वो चेंज होती रहती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर का चेंज होते रहता है, जिससे अमाउंट ऑफ लाइट भी थोड़ा चेंज होता है। स्टार जो होती है वो अपीयर ब्राइट व्हेन मोर लाइट फ्रॉम स्टार रीचेज आवर आइज, जो बहुत सारी लाइट हमारे आँखों के पास, हमारी आँखों पे आती है, तो सम स्टार अपीयर डल व्हेन लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीचेज, जब कम आइज हमारे आँखों में आती है तो कुछ स्टार्स डल नज़र आती है, और जब ज़्यादा लाइट आ रही होती तो हमें स्टार ज़्यादा ब्राइट नज़र आती है ना, कुछ तारे हमें ज़्यादा चमकते हुए नज़र आते हैं ना। तो उस वक्त ये हो रहा होता है कि रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी लाइट ज़्यादा बेंड नहीं हो रही होती है, और ऐसा तभी होता है जब आसमान साफ़ होता है ना, उस वक्त ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं होते, जिसकी वजह से लाइट रेज ज़्यादा रिफ्रैक्ट नहीं होती है। प्लांट नॉट ट्विंकल, इसका भी रीज़न देखते हैं। प्लांट much closer to earth. If we consider a plant as a collection of a large number of point-sized sources of light, the total variation of the amount of light entering our eye, all individual point-sized sources will emerge to zero और nullifying the twinkling effect. तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आँखों तक नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हमें दिखता ही नहीं है कि वो चमक भी रही है, क्योंकि प्लांट्स की सोर्स ऑफ लाइट है, आई मीन सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, उसका सोर्स ऑफ लाइट किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू है। जैसे कि हमारा जो है मून है, मून का अपना कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, इसीलिए वो हमें चमकता हुआ दिखता तो है, लेकिन सन के थ्रू दिखता है, और वो थोड़ा सा पास भी है, इसीलिए हमें उसके ट्विंकलिंग तो नहीं दिखाई देता, लेकिन है ना, ट्विंकल बिल्कुल नहीं करता वो। और काफ़ी उसके सोर्स ऑफ लाइट बहुत कम होता है, बहुत छोटे छोटे लाइट होते हैं उसके, बहुत कम लाइट होती है उसमें, ओके। तो जो एवरेज होता है वो 0 हो जाता है। स्कैटरिंग इफेक्ट क्या होता है ये देखते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलॉइड पार्टिकल, इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी बहुत बहुत पार्टिकल से जब लाइट टकरा कर इधर उधर डायरेक्शन में जाती है तो उसको स्कैटरिंग कहते हैं, और ये वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेवलेंथ अगर ज़्यादा है ना तो स्कैटरिंग बहुत कम हो जाएगी, जैसे कि रेड लाइट है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होता और हमारे आंखों तक भी पहुँचता है। ट्रिंडल इफेक्ट, अब ये जो स्कैटरिंग इफेक्ट होती है ना, जब स्पेशल केसेस में इसको टिंडल इफेक्ट किया जाता है, जंगलों में देखा होगा, काफ़ी फ़ोटो होती होगी। टिंडल इफेक्ट, जब लाइट किसी कोलॉइड से पास कर रही होती है ना,
और उसके पाथ हम देख पाते हैं लाइट किस तरह वहाँ से आ रही होती है, एक पाथ विजिबल होता है ना। उसके आसपास के पाथ यानी उसके आसपास एक अलग ही पाथ बन जाता है लाइट का। तो उस वक्त इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यानी जब हमें एक पाथ दिख रहा होता है ना, और जब लाइट रेस कोलॉइडल पार्टिकल से टकरा कर आ रही होती है तो स्कैटरिंग तो होती है, लेकिन इस स्कैटरिंग के समय जब हमें लाइट का पाथ भी दिख रहा होता है तो उस वक्त उस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन द लाइट एंटर अ डार्क और डस्टी रूम, तभी हमें दिखेगा, है ना। थ्रू अ स्लिट और वेंटिलेटर, एकदम छोटे से होल के थ्रू अगर हमें लाइट पास होगा तभी हमें दिखेगा। A path of light become visible when light passes through a denser or canopy of the trees and forest। कैनोपी क्या होती है? छोटे छोटे हॉल्स होते हैं ट्रीज में, जब वहाँ से लाइट रेस पास कर रही होती है तब भी हमें पाथ दिखता है लाइट का। The color of scattering light depend on the size of scattering particle, यानी डिफरेंट साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल पे डिपेंड करती है कलर ऑफ लाइट ऑफ द स्कैटर्ड लाइट। स्कैटर्ड लाइट के कलर को इफेक्ट करती है स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज। इफ पार्टिकल आर वेरी फाइन तो दे स्कैटर अ मेनली अ ब्लू कलर, अब बहुत फाइन होगा तो, और मीडियम होगी तो बेसिकली रेड कलर होता है। ओके, और इवन अ लार्ज पार्टिकल तो कलर ऑफ लाइट दैट इज वाई इट अपीयर वाइट, तो ज़्यादा लार्ज पार्टिकल होगा तो उसके लिए वाइट होगा। वेव लेंथ ऑफ रेड लाइट जो होता है वो 1.8 टाइम्स टू द ब्लू लाइट, है ना, बहुत ज़्यादा होता है वेव लेंथ। वाई डेंजर जो साइन होता है वो रेड के थ्रू दिखाया जाता है। बताया मैंने आपको इसमें, रेड लाइट जो होता है वो बहुत कम स्कैटर्ड होता है। इट इज़ द लीस्ट स्कैटर्ड लाइट बाय द फॉग स्मोक वगैरह वगैरह एंड कैन बी सीन इन द सेम कलर। अगर सेम कलर में भी है ना, तो रेड लाइट को हम ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, है ना। अगर आसपास लाल लाल है और रेड लाइट है तो वो हमें क्लियरली दिखता है ना। और सेम कलर में कई बार हम एक अलग से यानी वही कलर नहीं देख पाते हैं, यानी ब्लू ब्लू है और एक ब्लू डेंजर साइन हम लगा दें तो वो अलग से नहीं दिखेगा, लेकिन रेड लाइट में भी दिख जाता है ना, क्योंकि ज़्यादा ग्लो करता है। और डेंजर साइन जो होता है वो इसलिए इसको चूज़ किया जाता है एज अ डेंजर साइन। वाई द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू ऑन अ क्लियर डे, तो इसका रीज़न है कि जो अपर लेयर ऑफ एटमोस्फेरिक है वो वेरी फाइन पार्टिकल होती है, और गैसेस होते हैं काफ़ी, गैसेस के पार्टिकल भी काफ़ी फाइन होते हैं। दिस पार्टिकल आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो ज़्यादा स्कैटर करते हैं, है ना। शॉर्टर वेवलेंथ जिनकी होती है उनको ज़्यादा स्कैटर कर पाते हैं और लार्जर वेवलेंथ को नहीं कर पाते हैं। और स्काई अपीयर ब्लू, तो स्काई अपीयर ब्लू हो जाता है इसके वजह से, यानी ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं होता है, लार्जर पार्टिकल हो पाते हैं ना। लार्जर पार्टिकल होते हैं तो यहाँ पे हमने देखा भी है जब पार्टिकल का साइज ज़्यादा होता है ना, और जब स्कैटरिंग ज़्यादा नहीं होती है तो ब्लू लाइट स्कैटर होता है। ओके, ओके, हमने देखा था ना कि अगर काफ़ी फाइन पार्टिकल होते हैं तो ब्लू लाइट स्कैटर होते हैं, है ना। पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग जो स्कैटर्ड लाइट का कलर डिसाइड होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। हाउ डज द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस टू अ पैसेंजर ऑफ अ जेट प्लेन, ये भी हमें यानी दोनों को एक ही दिखेगा, है ना। और हाई एल्टीट्यूड पे ऐसा क्या होता है, तो स्काई वुड अपीयर टू डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट टू एन पैसेंजर ऑफ जेट प्लेन इन द स्पेस और स्कैटरिंग। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि स्कैटरिंग जो होगा वेरी प्रोमिनेंट नहीं होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाएगा इतना, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर एस्ट्रोनॉट है
तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से काफ़ी दूर होता है या पास ही होता है, लेकिन इतना स्कैटरिंग नहीं होता है ना, उसकी इफ़ेक्ट इतना नहीं दिख पाएगा। स्कैटरिंग, लाइट की स्कैटरिंग का इफ़ेक्ट ज़्यादातर जो एटमॉस्फेयर के बहुत नीचे होते हैं, है ना, किसी पृथ्वी के या किसी ग्रह के एटमॉस्फेयर के नीचे होते हैं जो लोग, उन्हीं को दिखता है ज़्यादातर। ओके, और ज़्यादातर आउटर स्पेस इतने भी पार्टिकल्स नहीं होते, इसीलिए वहाँ पे स्कैटरिंग दिखेगा नहीं। ओके, एट सच हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी फाइन होते हैं, दिखेंगे भी तो ब्लू ब्लू दिखेगा। अब वाई क्लाउड अपीयर वाइट, तो ये क्यों है ऐसा? क्लाउड आर फॉर्म बाय अ वाटर वेपर्स। ओके, वाटर वेपर जो होता है वो कंडेंस होकर और फॉर्म करता है ड्रॉपलेट, और इसके लार्जर साइज के वजह से जो जितने भी कलर होते हैं लाइट के वो स्कैटर होते हैं, और क्लाउड जो होते हैं वो वाइट दिखता है। जब सारे कलर स्कैटर होते हैं ना, और वो डिस्पर्स होकर स्कैटर नहीं होते, तो हमें वो चीज़ वाइट ही दिखेगा, एकदम कंबाइंड फॉर्म में दिखता है। ओके, अब देखते हैं फ्रेंड्स, वाई कलर ऑफ सन रेड ड्यूरिंग द सनसेट और सनराइज। तो इसका रीज़न वही है सेम, सनराइज और सनसेट। जो कलर ऑफ सन है और इसके सराउंडिंग है वो रेड इसलिए दिखता है क्योंकि सनसेट और सनराइज के दौरान जो सन है वो हॉरिजन के पास होता है। हॉरिजन के पास से ही थोड़ा सा उगना शुरू होगा, हॉरिजन के पास। सनसेट के दौरान भी हॉरिजन के पास ही होगा। Therefore, sunlight has to travel a large distance in atmosphere. Due to this, most of the blue light जो शॉर्टर वेवलेंथ की होती है ना, वो स्कैटर्ड हो जाती है, और हमारे पास फिर वही लाइट आ पाती है जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है, और वो हमारी आंखों के पास आ पाती है, इसी की वजह से वो हमें दिख पाती है। तो काफ़ी सिंपल रीजंस होते हैं ऐसे ऐसे फिनोमेना के, और पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में भी ज़रूर होते होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।